LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार। नई उम्मीदों, नए सपनों और नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम का ये पावर पैक्ड शो लेकर, जिसका नाम है नया सवेरा। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद। नया सवेरा में आप सभी का स्वागत। आज नया सवेरा बेहद ही खास शो इसलिए होने वाला है क्योंकि आज 1 घंटे हम बात करने वाले देश और दुनिया की बड़ी खबरों की, साथ ही होने वाली है प्रेस रिपोर्ट। बताएंगे आपको खबरें आत्मनिर्भर होते भारत से जुड़ी हुई, जो है नया भारत, आर्थिक विकास की दिखेगी यहाँ झलक। जिस तरीके से GST रिफॉर्म्स हुए उसमें कौन कौन से सेक्टर्स में देखने को मिली है प्रगति, साथ ही खेल जगत से जुड़ी खबरें भी होने वाली हैं। बिल्कुल, और जानेंगे कि अब दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है वर्ल्ड वॉच के जरिए, और तकनीक के लिहाज से टेक टॉक में क्या कुछ है खास आपके लिहाज से। लेकिन सबसे पहले आगे जाने से पहले आइए देखते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियां। अबू धाबी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैप्स मंदिर में किए दर्शन। संयुक्त कार्यबल की बैठक में कहा, UAE से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अपार संभावनाएं, अमेरिका के साथ भी साझेदारी मजबूत। फरवरी 2026 में भारत करेगा AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया लोगो। इसी महीने लॉन्च होगा AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टिकटॉक डील पर करेंगे बातचीत। दोनों देशों के बीच बन सकती है सहमति। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद 10 लापता लोगों में से 2 के शव बरामद। बाकी लोगों की तलाश में सेना की ली जा रही है मदद। और खेल की खबरों में एशिया कप के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत ओमान की भिड़ंत। सूर्य कुमार की टीम आज कर सकती है बैटिंग ऑर्डर में प्रयोग। ओमान पहली बार करेगी भारत का सामना। और बात करते हैं खबरों में सबसे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की, जो 2 दिवसीय दौरे पर आबू धाबी में हैं। यहां उन्होंने भव्य स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद एक्स पर लिखा कि मंदिर को आध्यात्मिक अनुग्रह और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक माना गया है। ये भारत UAE सांस्कृतिक साझेदारी का एक गौरवशाली प्रमाण है, जो शांति और विरासत के साझा मूल्यों का उत्सव मनाता है। तो स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए हैं केंद्रीय वाणिज्य और मंत्री पीयूष गोयल ने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के लिहाज से दोनों देशों को प्रगाढ़ करता हुआ ये आध्यात्मिक केंद्र। इससे पहले आंचल अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंदिर का दौरा कर चुके हैं और UAE के दौरे पर इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, जहां उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन किए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से भारत और UAE के बीच संस्कृति और प्रगाढ़ की जाए, मजबूत की जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया है। तो ये जो सांस्कृतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच दिख रही है, वो साफ तौर पर प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते इस समय सांस्कृतिक लिहाज से भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल पीयूष गोयल ने भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। इस दौरान अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान के साथ निवेश मुद्दे पर उनकी बातचीत हुई। दरअसल आपको बताएं, दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा दोनों पक्षों की वार्ता में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की प्रगति की समीक्षा की गई है। दरअसल पिछले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $100 अरब तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच तेल और गैर कीमती धातुओं का मौजूदा व्यापार $55 अरब का है, जिसे अगले 3 वर्षों में $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही गैर तेल क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल 34% बढ़कर लगभग $38 अरब पहुंच गया है।
comprehensive economic partnership agreement had set a target of expanding trade to $100 billion, which we have achieved last year. Now we have changed and expanded that target, that in the non-oil, non-precious metal sector, we should attempt to go up to $100 billion, which is almost doubling the non-oil, non-precious metal trade in the next 3 to 4 years. And we are working towards finding greater markets in UAE and through UAE in other areas in this region. और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी में ये भी कहा कि यूएस के साथ जो टैरिफ वार्ता है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्तों के 2 मित्र देशों के बीच एक मजबूत, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के तौर पर बताया। आइए सुनते हैं। US discussions with the assistant USTR happened 2 days back. They were productive and are working on the right track. The US relationship is a very strong, comprehensive, strategic partnership between 2 friendly countries. आइए भारत यूएई के रिश्तों से आगे बढ़कर अब भारत अमेरिका के रिश्तों की भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने गहरे संबंधों का जिक्र किया है। गुरुवार को ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी और भारत के साथ अपने रिश्ते पर बात की। वहीं ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। Very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. I'm very close. और आगे बढ़ते हुए अब बात एआई समिट 2026 की। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का अगला संस्करण फरवरी 2026 में आयोजित होने वाला है, जिसका लोगो रिलीज कर दिया गया है। और भारत की मेजबानी में इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके प्रभाव पर चर्चा होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगो रिलीज करने के बाद कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेकर आएगी। और नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़े कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि आम लोगों तक तकनीक की पहुंच हो। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में 500 से अधिक एआई डेटा लैब स्थापित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि एआई आधारित पहल से शिक्षा में सीखने के नतीजे बेहतर हुए हैं, कृषि को मजबूती मिली है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी है। We would also like to present before you an AI governance framework. More than 3,000 consultations were held over a very long period to come up with this entire framework. So that framework we will be launching in the coming days, hopefully before 28th September. Our thinking is very much a good balance of innovation and regulation, a good balance of taking science and technology forward and making it safe and trusted. A good balance of making sure that common citizens get access to technology and developing the deep R&D capabilities that we need. आंचल देखा जाए अगर एआई समिट 2026 की बात होगी, लेकिन एआई के साथ साथ अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, जिसके बाद ऑनलाइन गेमिंग का बिल बना। अब ये नियम कब लागू हो रहे हैं, ये आप अपने दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, तो ऑनलाइन गेमिंग यानी जिस तरह से सट्टेबाजी की अगर बात की जाए तो उससे संबंधित नए नियम अगले महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की और अब 1 अक्टूबर को नए नियम लागू करने से पहले इंडस्ट्री के साथ एक और दौर की चर्चा भी की जाएगी।
promotion and regulation of online games, that act which was passed by the parliament. We have engaged with the industry. We have had multiple discussions with them. We have been having discussions with them for last almost 3 years. And after passing the law, once again we engaged with them. We also engaged with the banks. We engaged with practically every stakeholder possible in this, and we have finalized the rules. The rules will be promulgated with effect from 1st October. और अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति तय करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बिल्कुल, उन्होंने रोहतास और बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दावा किया कि भाजपा बिहार में 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी। अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन यदि बिहार में आ गया तो घुसपैठिए बढ़ेंगे और अगर एनडीए आएगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राहुल बाबा किसी अन्य राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए? घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। तो अगर आंचल देखा जाए, ये है सियासी माहौल जो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये सियासी मौसम रहने वाला है। अब हम बता देते हैं असल में मॉनसून का क्या हाल है। यहाँ मॉनसून के दौरान बंद रही चारधाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवाएं एक बार फिर शुरू होने जा रही है, जिसे नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। साथ ही सुरक्षित और निर्बाध परिचालन के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा में कोई चूक बिल्कुल बर्दाश्त न करने के स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं। और वहीं नागर विमानन मंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डीजीसीए ने 13 और 16 सितंबर 2025 तक अपनी टीम द्वारा सभी हेलीपैड हेलीकॉप्टर संचालकों को तैयारियों का व्यापक निर्देश जारी किया, जिसके बाद संचालन फिर से शुरू करने की स्वीकृति दी गई। गौरतलब है कि बीते 6 महीनों में चारधाम यात्रा जाने वाले कुछ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसके बाद सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगाई। अब एक बार फिर सरकार और डीजीसीए ने आपस में बैठकर सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। और अब खबर दूसरों चुनावों से जुड़ी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के परिणाम पर सबकी निगाहें समेटी की हुई हैं। चुनाव नतीजों की घोषणा आज की जाएगी। और छात्र राजनीति से जुड़े दूसरे चुनाव 2025 की वोटिंग कल खत्म हुई। मतदान 2 शिफ्टों में हुआ। मॉर्निंग कॉलेजेस में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 1 बजे भी मतदान हुआ और वहीं इवनिंग कॉलेजेस में 3 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक वोटिंग की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 52 कॉलेजों और विभागों से करीबन 2,75,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और इस चुनाव में प्रमुख 4 पदों पर कुल 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार की चुनाव की बात की जाए तो एबीवीपी के आर्यन मान, एनएसयूआई के जॉसलिन नंदिता चौधरी और एसएफआई एआईएसए गठबंधन की अंजलि के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब सबको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। करते कुछ अन्य खबरों का। ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने अपने 2 दिन से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को गुरुवार को खत्म कर दिया। ये निर्णय पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त आरएम कुर्बा के साथ हुई आपात बैठक में लिया गया। एसोसिएशन भारी वाहनों द्वारा पर्यटकों को स्थानीय स्थलों तक ले जाने के विरोध में आंदोलन कर रही थी। प्रवक्ता बलाजाइद जियरवा ने बताया कि उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और संबंधित मंत्री एसोसिएशन से मिलकर उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे। इसी आश्वासन के बाद हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
और अब बात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों पर कहा, भारत डेड इकोनॉमी नहीं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वहीं भारत विकासशील देशों में सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। The Prime Minister has made it clear in terms of overall policy intent that he owes a moral duty to the people in this democratic system who've elected him, which means he has to ensure there is availability at all times to come. Whether there are floods, my colleagues in the OMCs will supply gas cylinders, carrying them on their shoulders. No place in the country has been short of energy anywhere. इसके साथ ही बायोफ्यूल को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने महत्वपूर्ण बात रखी, जो पर्यावरण फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली से एथेनॉल का प्लांट भी बन रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों के परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम जल्द ही 25 से 30% ब्लेंडिंग पर जल्द आ जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। E20 fuel is totally safe, totally safe. The position has been clarified by the automobile manufacturers. It has been looked at by SIAM, which is the Society of Indian Automobile Manufacturers, by the car manufacturers. Each one of them have given certificate. यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं GST सुधारों से जुड़ी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक का उद्देश्य कृषि मशीनरी और उपकरणों पर हाल ही में घोषित GST दरों में कमी के निर्णय पर चर्चा करना, किसानों तक इसके लाभों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना और सुधार उपायों के सुचारू क्रियान्वयन की रणनीति बनाना होगा। और वहीं मोदी सरकार द्वारा GST में कमी से ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतें किसानों के लिए 7 से 13% तक घटेगी। बैठक में ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण संघ, कृषि मशीनरी निर्माता संघ, अखिल भारतीय कंबाइन हार्वेस्टर निर्माता संघ और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सरकार के GST दरों में कटौती के फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत के दौरान दिल्ली के रेडीमेड गारमेंट्स क्लॉथ डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने कहा है कि GST संशोधन में से गारमेंट्स इंडस्ट्रीज को जहां बड़ा फायदा होगा, वहीं इससे बिक्री भी बढ़ेगी और गारमेंट्स उद्योग में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आर्थिक विकास को लेकर गतिमान है और GST रिफॉर्म अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। जब इस रिफॉर्म के बाद न सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को बड़ी राहत मिली है, बल्कि अन्य वर्गों को भी इससे राहत मिली है। और अगर बात करें गारमेंट इंडस्ट्री को, तो इसमें भी इस रिफॉर्म के आने से खासा बदलाव हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन गारमेंट इंडस्ट्री में देख रहे हैं GST के इस रिफॉर्म के बाद? GST की हमारी डिमांड थी कि भाई जो और देश तरक्की कर रहे हैं उनका व्यापार तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहाँ एक GST के रूप में सिंगल टैक्स था
और वो हम चाहते थे कि हमें भी ये जो 36 तरह के इंस्पेक्टर लॉबी है, इससे व्यापारी को छुटकारा मिले और सिंगल टैक्स प्रणाली जो है वो भारतवर्ष में लागू हो। तो सबसे बड़ा कार्य उस समय जो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया जीएसटी को लाकर, वो बहुत ही सराहनीय कार्य जो है वो रहा। जिप जो है वो गारमेंट्स में लगती है, बटन जो है वो गारमेंट्स में लगते हैं, धागा जो है वो गारमेंट्स में लगता है। तो उसमें जो है इन 3 चीज़ों में अलग अलग प्रकार से जीएसटी लगा रखी थी, किसी पे 18%, किसी पे 12%। उन सब चीज़ों का 5% कर दिया गया, धागे का भी, बटन का भी, जिप का भी। तो इससे हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उत्साह है। पहले में और अब में अगर इस स्लैब को समझूं तो कितना परिवर्तन हो, कैसे देख रहे हैं आप? अब जो महंगाई दरें बढ़ी हैं और दूसरी चीज़ें बढ़ी हैं, तो उसमें 2500 रुपये का स्लैब जो किया भारत सरकार ने, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि इसमें जितना भी गरीब तबका, मीडियम तबका, जो मॉल में नहीं जाता या सीधा ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकता, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य भारत सरकार ने किया है। कस्टमर हैं, उनको भी बहुत बड़ा फायदा इससे मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये सारा बेनिफिट जो है वो एक तरह से माने तो ग्राहक को ही हुआ है ना जी। हमारे व्यापारी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें सरकार का सहयोग भी मिल रहा है, और आगे इस इंडस्ट्री को सरकार का जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, उतना ज़्यादा हम चाइना को या दूसरे देशों को पीछे छोड़ सकेंगे। और जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है, लोकल फॉर वोकल, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। गारमेंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने बहुत लोगों को रोजगार दिया है, एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर देखी जाती है, और ऐसे में ये बदलाव न सिर्फ छोटे व्यापारियों को, बड़े बिजनेसमैन को, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सीधा एक बड़ा फायदा दे रहा है। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण और उन योजनाओं का लेखा जोखा हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री की प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति अपार स्नेह और अटूट लगाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पशु पक्षियों के प्रति स्नेह अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से जहां पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली है, वहीं पशु पक्षियों के प्रति उनका लगाव ये दिखलाता है कि वन्यजीव संरक्षण सिर्फ नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सिर्फ राजनीति और गरीब कल्याण तक ही सीमित नहीं है। पशु पक्षियों के प्रति प्यार और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता उनके स्वभाव का अलग और खास पहलू है। प्रधानमंत्री आवास में प्रकृति के बीच बैठकर पशु पक्षियों और जानवरों से संवाद करते और उन्हें दुलारते, पुचकारते पीएम मोदी की तस्वीरें गवाही हैं इस बात की कि दिन भर सियासी पहलुओं और बैठकों में व्यस्त रहने वाले नरेंद्र मोदी कुछ समय इन बेजुबानों के बीच बैठकर उनसे संवाद करते हैं। वैसे उनका ये प्रेम पीएम पद पर रहते ही नहीं हुआ है। इससे पहले लंबे समय से वो इन पर अपना प्यार दुलार लुटाते रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गिर के शेरों की सुरक्षा, एशियाटिक लॉयन प्रोजेक्ट और गौ संवर्धन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका ये लगाव लगातार नजर आता है। गिर के शेरों की संख्या 2010 में 411 से बढ़कर आज 800 से ज्यादा हो चुकी है। गौ संवर्धन योजनाएं और गौ सेवकों के लिए कर्मयोगी पेंशन योजना,
वेटनरी हेल्थ केयर, मोबाइल क्लिनिक और अस्पतालों की शुरुआत। मोदी जी का पशु प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। नामीबिया से लाए गए चीते भारत में वन्य जीव संरक्षण के नए अध्याय का प्रतीक बने और आवास पर जन्मे बछड़े को दीप ज्योति नाम देना इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए पशु सिर्फ नीति का हिस्सा नहीं बल्कि परिवार जैसे हैं। इन प्रयासों ने पशुओं की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पशु प्रेम सबको पता है। उनका व्यक्तित्व सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमेशा से प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं। नामीबिया से चीतों का भारत लाना, शेरों की सुरक्षा करना और बाघों की संख्या में संतुलन बनाए रखना, इन सब में उनका योगदान बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पशुओं के प्रति लगाव ये दिखलाता है कि वन्य जीव संरक्षण सिर्फ नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी का समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति और वन्य धरोहर को सुरक्षित रखने का भरोसा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़ी कई अनकही कहानियां हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर ने इन कहानियों को संगीत में शाम के जरिए लोगों तक पहुंचाया है और हमारी संवाददाता शेरा निगाह ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मनोज मुंतशिर जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मुंतशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। विरासत भी और संस्कृति भी, राष्ट्रभक्ति भी, कैसे आपने विचार किया इस म्यूजिकल शो, इस कार्यक्रम का? मैं हमेशा अपने जीवन में कुछ लोगों से, कुछ महापुरुषों से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, बहुत प्रेरित रहा हूँ और मेरे मन में एक लालच बार बार उठता है कि जो मैं जानता हूँ वो औरों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, विजडम एक ऐसी चीज़ है, आप जितना बांटें वो उतना बढ़ती है। तो मेरा लालच ये है कि अगर किसी चीज़ ने मुझे मूव किया, मुझे मोटिवेट किया, तो क्यों ना ये कहानी मैं दूसरों तक लेके जाऊँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जीवन गाथा रही है उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ी चीज़, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आगे बढ़ना, उठना। हम सबके पास अपने एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई देखो, मैं जीवन में कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, छोटे से शहर में पैदा हुआ, वहाँ कुछ मौके नहीं थे, अवसर नहीं थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। इतने जब बहाने होते हैं ना, तो आपको एक बार श्री नरेंद्र मोदी की कथा, उनकी जीवनी पलट के देखनी चाहिए कि जो हमारे पास है ना उससे भी कम उनके पास था। और उन्होंने न सिर्फ अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने देश को गौरवान्वित किया, बल्कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार तीसरी बार बैठे और जिस तरह से बैठे, सशक्त हस्ताक्षर के साथ, वो मिसाल दुनिया में बहुत कम जगह हैं जहां आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी। वो हमेशा और कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल गई। हर घर तक पहुंच रही बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं अब पक्के रास्ते और सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। और कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी खास पेशकश, मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी।
15 अगस्त पे बुलाए मोदी ने, तो गए हम, खूब खाना पीना ते खूब बातें रहे और खूब भाषण दे सुने उन्होंने। यहाँ पानी की समस्या बहुत खराब है, पानी ना सही है तो, और टंकी तो पानी घर घर जाएगा, सब लोग खुशी रहेंगे। पानी से परेशानी है, सो परेशानी नहीं आवेगी। हमारे गांव में ये जो खारा पानी है, जो मोदी जी ने अपने ये जो नई योजना लेके आए हैं पानी वाली, हर घर नल वाली, उससे अपने लगे हुए हैं, उसमें ना काम अपना चल रहा है। हर जगह अपने पानी नल की व्यवस्था की जा रही है। पहले बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती थी, पढ़ नहीं पाते थे, कुछ पानी की है ना व्यवस्था खराब होती थी, पानी वानी अपना नहीं भर पाते थे। आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे गांव में लाइट की जो सुविधा है बहुत अच्छी चल रही है। रोड इतने अच्छे हो गए हैं यहाँ पे कि गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी अपने निकल जाती हैं। खूब सजावट है गई, ये बच्चों में तो बढ़ेगा, ये खूब चल रहा हो। आंगनवाड़ी बनेगा, वो खूब अच्छा बनेगा हमारे यहाँ। आंगनवाड़ी में बच्चे बहुत खुश हैं, उसमें चित्र बने हैं, उसमें खिलौने भी हैं और उसमें साफ सफाई भी है। जिम करनी चाहिए, लोग करते हैं, जिम लगे रही हैं, करते हैं, बच्चे भी अपनी मौज मारते हैं और बड़े जने मौज मार रहे हैं। मोदी जी के द्वारा जो व्यायाम योगा वगैरह के लिए उन्होंने अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत हमारी ग्राम पंचायत प्रधान जी के द्वारा व्यायामशाला यहाँ पर खोली गई। खूब बढ़िया काम चल रहा है और क्या कहते और चलेगा काम। जब खरंजा को भेजें, खरंजा में लगाएंगे, गौशाला, तालाब, हॉस्पिटल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, या चीज़ों को आए पैसा लगा हुआ है। तो गांव के विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। पहले से अब तक रास्ता वगैरह, कीचड़ वगैरह मुक्त है, और भी विकास बहुत, लाइट वगैरह पहले नहीं थी, अब जो पहले से विकास हुआ है और बढ़िया काम। पहले पैसा किस्ते का कम मिलता था, पुराने हमारे ज़माने के प्रधान साल 95 पहले पैसा कम मिलता था, अब पैसा ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा विकास होगा। इस योजना से जो है मैं जिन महिलाओं को मतलब तो यहाँ नदी से पानी ले जाना पड़ता था, गांव तक सर पे ढोना पड़ता था, कपड़े धोने के लिए नदियों में जाना पड़ता था, तो आज वो महिलाएं जो हैं घर में उस पानी का यूज कर रही है। हम समूह में जुड़ के महिलाएं काफ़ी अपनी वो आर्थिक स्थिति बढ़ा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, सशक्तिकरण आ रहा है महिलाओं के अंदर, और उस समूह से जुड़ करके हम ब्लॉक से प्रशिक्षण लेते हैं और बाहर भी प्रशिक्षण लेने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है मेरी ग्राम पंचायत जो है, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में क्या देश में सबसे पहला ग्राम पंचायत सेंदुल होगा जिसमें 2-2 डिग्री कॉलेज हैं, और ये बालिका संस्कृत महाविद्यालय जो है उत्तराखंड का सबसे पहला विद्यालय यही है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कि NRLM परियोजना लाए हों, जिससे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ के आत्मनिर्भर बन रही है और अपना सशक्तिकरण भी ला रही है और अपनी आजीविका को भी बढ़ा रही है। हमारे ग्राम पंचायत में जो है 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और भीमराव अंबेडकर का छात्रावास भी है। विभाग से जो सोलर पंपिंग का पानी आता है वो सबसे पहले इस वाले टैंक में पड़ता है और इससे जो है फिर गांव के सबसे ऊपर है दूसरा टैंक, तो उसमें जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जाली लगाई हुई है, क्योंकि गांव के बच्चे आते हैं, खेलते कूदते हैं, तो पानी में ना गिरे। हमारे गांव में जो है प्रत्येक परिवार के घर में शौचालय है, सभी परिवार जो है शौचालय युक्त है। जिलाधिकारी महोदय जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने लघु सिंचाई विभाग से जो है यह सोलर पंपिंग योजना जो है मेरी ग्राम सभा के लिए
स्वीकृत करवाई। पेट्रोल पंप हमारे गांव में ही है, इससे मतलब हमारे गांव वालों को भी सभी को रोजगार मिलता है। ये गांव वालों को इन्हें पेट्रोल पंप खोला हुआ है। मोदी जी ने जो है सारे ऐसे ऐसे गांव नेटवर्क से जोड़े हैं जहां मतलब नेटवर्क की असुविधा थी, पहले से ही असुविधा थी, अब जाके मतलब वहाँ हर गांव में नेटवर्क है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। આજે મારું સંખાલપુર ગ્રામ પંચાયત અને સંખાલપુર ગામ હર સુવિધાથી સજ્જ છે। સંખાલપુર ગામમાં દરેક જગ્યાએ આરસીસી या પેવર બ્લોકના રોડ રસ્તાઓ છે, દરેક ઘરે પાણીના નળ છે, ગામમાં રોજે રોજ સાફ સફાઈના વર્કરો કામ કરતા હોય છે અને એ જે કચરો હોય એના માટે ડોર ટુ ડોર રોજે રોજ કલેક્શન થાય છે। એ કલેક્શન થાય એના માટે ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવેલી છે, ત્યાં આગળ એ કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવતો હોય છે। સંખાલપુર ગામમાં સામૂહિક એક આરઓ પ્લાન્ટ છે કે જે પાણીની સમસ્યા હતી એનું પણ નિરાકરણ થઈ ગયું। સંખાલપુર ગામ 100% ODF છે। સિનિયર સિટીઝનોને બેસવા માટે એક અલગથી ગાર્ડનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલ છે। ગામમાં 2 પંખી ઘર પણ એક સરસ મજાના બનાવેલા છે। ગામમાં નાનું દવાખાનું છે, આરો પ્લાન્ટ પાણીનો સુવિધા તે પણ કરી આપી છે અને ગામમાં રોડ રસ્તા બી કમ્પ્લીટ તમારા થઈ ગયા છે। ગામમાં હમણાં ઉર્જા બચાવવા માટે પાણી બચાવવા માટે બધા સપોર્ટ કરી રહ્યા છે। અમારી આંગણવાડીમાં 3 થી 6 વર્ષના બાળકો આવે છે ભણવા માટે, તેમને અમે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપીએ છીએ અને પૌષ્ટિક આહાર બનાવીને આપીએ છીએ। ધાત્રી માતાઓને અમે માતૃશક્તિના પેકેટો આપીએ છીએ, તેમાંથી તે ઘરે બનાવીને શીરોને વગેરે માતાઓને ખાવાની પણ સલાહ આપીએ છીએ। 3 વર્ષના બાળકોને બાળ શક્તિના પેકેટ પણ ઘરે આપીએ છીએ, જે 7 પેકેટ ઘરે આપવામાં આવે છે વગેરે બનાવીને તે લોકો ખવડાવે છે બાળકોને અને તેમાંથી તેમની તંદુરસ્તી સારી રહે છે। બીજું કે ગામની સુરક્ષા માટે ગામમાં સીસીટીવી કેમેરા પણ લાગેલા છે અને ગામમાં કોઈ સૂચન કે પંચાયત તરફથી કોઈ સૂચના આપવાની હોય તો એના માટે ગામમાં એક પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ પણ લાગેલી છે। તો આ બાબતે મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार जी, जो इस जगुंडा क्षेत्र में हर जैसे मतलब उनके जो शासन की जो योजनाएं से जुड़ी मिल रही है, जो अब तक नहीं मिल रही थी, और चारों साइड के जो रास्ता बंद जो थी वो भी खुल गए हैं। केंद्र सरकार जब यहाँ योजना का लाभ जैसे पहुँचा रहे थे सबको मिल रहा है। पहले के स्तर बहुत बेकार था, लेकिन अब धीरे धीरे विकासशील होते जा रहा है। कई योजनाओं को हमको लाभ मिलते जा रहा है। पहले स्कूल की व्यवस्था नहीं था, सब दोरनापाल जाना पड़ता था और यहाँ तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं था, तो कई लोग आंध्रा चले जाते रहे, कई लोग दंतेवाड़ा सुकमा चले जाते रहे। लेकिन अब जब से केंद्र सरकार की योजना जब यहाँ तक चालू हो गई है, तो अब लोग क्या है सब योजना का लाभ यहाँ मिलना चालू हो गया है और यहाँ भी बैंक भी चालू हो गया है, तो ग्रामीण स्तर में सबको यही लाभ मिलना चालू हो गया है। मोदी जी है जो अब इस क्षेत्र पे बहुत ही ज़्यादा विकास के सोच पे हैं, जो कि अब जाके यहाँ पे विकसित हो रही है। पहले के अपेक्षा गांव में बहुत सारे विकास हुए हैं सर, भी देख सकते हैं। यहाँ पर रोड बनी है, सड़क बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास की योजना भी मिल रही है हमें। माता जी वंदन योजना और पुल निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब कार्य कर रहे हैं। 56 किलोमीटर बैंक की सुविधा नहीं थी यहाँ पे, जो यहाँ पे दोरनापाल से तय करना होता था, तो आज हमें मोदी जी ने बैंक की भी सुविधा उपलब्ध कराई। मेरे गांव में 6.25 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है, उसमें सारी सुविधाएं, जिम की सुविधा, 2 कोच वहां पे अवेलेबल हैं,
ग्राउंडमैन है जो समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं और उनको खेलने के लिए और राष्ट्रीय खेलों तक वो पहुँचा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है वो ये चाहते हैं गांव से प्लेयर उठे, क्यों मेन जो स्ट्रेंथ और प्लेयरों के बीच में है वो गांव में है। गांव में इस तरह के स्टेडियम होने से भविष्य में हम ओलंपिक मेडल भी यहीं से ला सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी ने हमारे खेल के साथ ट्रैक का साथ साथ ध्यान देते हुए हमें जिम की फैसिलिटी भी मुहैया कराई है, क्योंकि जब हमारा खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो ये स्ट्रेंथिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खाली ट्रैक पे ही हमारा एथलीट तैयार नहीं होता, उसके लिए हमें इंडोर जिम भी चाहिए उसकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। तो माननीय हमारे छोटे से गांव खैरा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमें इतनी फैसिलिटी सुविधा करवाई है। यहाँ पर एक छोटे गांव में भी 2-2 जिमें आ गई हैं, तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिससे हमारे खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरे गांव में एक स्किल इंडिया पावर की तरफ से कोचिंग सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कंप्यूटर सेंटर, सोलर का सिस्टम और ब्यूटिशियन का कोर्स चला हुआ है। ग्राम पंचायत को पीएम मोदी की तरफ से चाहे आवास योजना की कह लो, सभी में पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पर्सनल भी लोगों ने अपने घर के आगे पेड़ पौधे लगा के बड़े भव्य पार्क तैयार किए हैं। हर घर जो नल की जो योजना है, हर एक व्यक्ति को हर घर तक पानी पहुंच रहा है। पीएम साहब ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। हर एक व्यक्ति को 2-2 हज़ार रुपये की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिल रही हैं। मेरे गांव में भी आप पीछे देख पा रहे हैं, मिडिल तक का स्कूल है और सभी बच्चों को मिड डे मील और भी जो सुविधाएं हैं बुक्स की, और मेरी तरफ से भी जो सहयोग होता है, जैसे वो कहते हैं अब ये पीछे ग्राउंड थोड़ा कच्चा था, उसको हमने पक्का कराया है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं तो पीएम साहब को एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये सीरीज़ लगातार आप देखेंगे नया सवेरा में, जिस तरह हमने गांव की तस्वीर और तदबीर को बदलते हुए देखा पिछले 1 दशक में। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि प्रेस रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5,580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5,360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशोभूमि 5,400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन, 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए अब बात कर लेते हैं प्रेस रिपोर्ट की, समाचार पत्रों की, जहां छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों के बारे में आपको बताते हैं। बिल्कुल, जो पहली खबर है वो हम ले रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में विश्व का
7वां जो सबसे ऊंचा लाइट हाउस उसे बनाया जाएगा, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो वहां पर है ही, देश की सबसे ऊंची इमारत। अब एक सबसे बड़ा लाइट हाउस वहां पर उसकी तैयारी है। कैसे हम विरासत और धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे, ये हम गुजरात के इस लाइट हाउस में देख पाएंगे, जहां पर 14 जो गैलरियां हैं वो उसका मुख्य आकर्षण रहेंगी, जिसमें हम मेमोरियल थीम पार्क की जब बात करते हैं, क्लाइमेट थीम पार्क के साथ साथ एडवेंचर और एम्यूजमेंट पार्क भी इसमें शामिल होगा। और ये लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में बनने वाला एक आइकॉनिक लाइट हाउस होगा। इसमें हम 65 मीटर की ऊंचाई की एक ओपन गैलरी होगी। तो आप देखिए कि हम विरासत को कैसे संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जुड़ी है भारत अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी से जुड़ी हुई, जहां भारत और अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी में पास आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। फिर चाहे हमने देखा कि नासा और इसरो किस तरीके से मिलकर काम किया, निसार में हो या फिर एक्सियम 4 मिशन में हो, अब ये साझेदारी और मजबूत होती हुई नजर आ रही है और भारत और अमेरिका इस पर काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो गगनयान मिशन का हिस्सा क्यों ना हो। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इस साझेदारी को वैज्ञानिक अन्वेषण, प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यिक सहयोग को आगे बढ़ाने वाला एक गतिशील मंच बताया है। साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कम लागत में नवोन्मेष में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है और भारत के साथ प्रयास आने वाले दशकों में मानव अंतरिक्ष उड़ानों की सीमाओं को और आगे ले जा सकते हैं। और अगर गगनयान मिशन की बात करें तो इसमें एक अर्धमानव रोबोट भी इस बार हिस्सा लेने वाला है। और भावना, अब लगातार जिसकी उम्मीद हर कोई करता है कि मेरा नंबर कब आएगा, यानी कि हम जब भारतीयों में करोड़पति बनने की बात करते हैं तो हारून इंडिया की जो वेल्थ रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पिछले 4 वर्षों में जो करोड़पति बनने की संख्या है उसमें डबल डिजिट में इजाफा हुआ है। और बाजी मारी है महाराष्ट्र ने और दूसरे नंबर पर है दिलवालों की दिल्ली, जहां पर जब हम खर्च करने की क्षमता की बात करते हैं तो आप समझिए इसमें कि सर्वे 2025 ये बता रहा है कि करीबन वित्तीय आज़ादी, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, पैसे को खर्च करने के नज़रिए की बात करते हैं, तो 27% लोगों का ये मानना है कि करीबन 50 करोड़ को उन्होंने पर्याप्त बताया। 25% का मानना यह है कि 10 करोड़ पर्याप्त है उनके खर्चे के लिए और 20% लोग ये मानते हैं कि 200 करोड़ रुपया इज मोर देन इनफ। और इसलिए जो खर्च किया जाता है वो सबसे ज़्यादा लोग एजुकेशन, स्वास्थ्य और घूमने फिरने यानी कि एंटरटेनमेंट और पर्यटन के लिहाज से इस खर्चे को करते हैं। और ये संख्या जो है भारत में, ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट आर्थिक प्रगति के उस अध्याय के बारे में बताती कि कैसे हम तकनीक के लिहाज से और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जब बात करते हैं करोड़पति बनने की। और अगली खबर का रुख करेंगे। भारत जिस तरीके से ग्रीन इंडिया बनता जा रहा है, ये साफ तौर पर अध्ययन भी अब बताने लग गए हैं कि किस तरीके से भारत पेरिस एग्रीमेंट के तर्ज पर जो नेट जीरो कार्बन इमिशन है उसको लेकर अपने लक्ष्य धीरे धीरे करके हासिल करता जा रहा है। ऐसे में CREA की एक रिपोर्ट आई है, उस अध्ययन में ये नए नए खुलासे हुए हैं जिसमें जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन में 65% की कमी आई है। यानी भारत में बिजली क्षेत्र से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इस साल की पहली छमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1%, जबकि सालाना अवधि में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। हमने देखा है कि देश में दुनिया की 18% आबादी रहती है और इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। तो अगर भारत ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, भारत ग्रीन इंडिया की बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, तो लगातार धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य हासिल करता जा रहा है। बिल्कुल, तो प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए हमने ये इम्पोर्टेंट खबरें आपके साथ साझा की, लेकिन एक और हमारा सेगमेंट जो कि तकनीक से जुड़ा हुआ है, तो आइए डालते हैं हमारे सेगमेंट पर नज़र, जिसका नाम है टेक टॉक। और इसमें हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली की, जिसने 50 दिन के एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी करके उसकी भावना जान बचाई। 2.5 किलो वजनी ये जो बच्चा है, ये दुर्लभ एक बीमारी है, कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन, इससे वो पीड़ित था। बच्चे के फेफड़े का दायां हिस्सा इस बीमारी की वजह से दब गया था, जिससे नवजात को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बच्चा एक सांस के लिए वेंटिलेटर पर निर्भर था। गंभीर बीमारी को देखते हुए बिहार से रेफर होकर आए इस बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टरों ने सर्जरी का निर्णय लिया। सामान्य ओपन चेस्ट सर्जरी के बजाय डॉक्टरों ने मिनिमली इन्वेसिव थोरोकोस्कोपिक तकनीक का सहारा लिया। इसमें 3 से 5 मिलीमीटर के बेहद छोटे उपकरण और कैमरा की मदद के मात्र 1 सेंटीमीटर की चीरा लगाकर प्रभावित हिस्से को हटाया गया। बच्चा अब वेंटिलेटर के बगैर सांस ले रहा है। भारत में इतने छोटे बच्चे की ऐसी पहली सर्जरी मानी जा रही है और आप
उसके अभिभावकों के चेहरे की खुशी से नाप सकते हैं कि बच्चा अब स्वस्थ है, और ये खुशी उनके जो माता पिता हैं उनके चेहरों पर भी साफ तौर पर नजर आती हुई। बिल्कुल। टेक टॉक के बाद आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। बात करते हैं एशिया कप की। 4 अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत और ओमान की भिड़ंत होने वाली है। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगी। मैच से पहले कल टीम इंडिया ने दुबई में नेट्स पर अभ्यास किया। देखिए अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट। आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला भारतीय टीम ओमान के खिलाफ खेलेगी शुक्रवार को, और कुलदीप यादव प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हमारे अंदर कंप्लेसेंसी नहीं है, यानी किसी भी टीम को भारतीय टीम लाइटली नहीं लेगी। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है भारतीय टीम का, ये ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है। कई खिलाड़ी नहीं आए हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस के लिए, संजू सैमसन भी प्रैक्टिस के लिए आज नहीं आए हैं। क्या ये एक इंडिकेशन है, क्या टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करेगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से पहले गेम टाइम देना चाहती है। हम हो सकता है कि रीजिक भी दिखे बैटिंग ऑर्डर में ओमान के खिलाफ मुकाबले में, और हो सकता है कि रिंकू सिंह को भी यहाँ पे मौका मिले। जसप्रीत बुमराह को हो सकता है यहाँ पर रेस्ट मिले ओमान के खिलाफ, क्योंकि बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 2 दिन का गैप है। 21 तारीख को रविवार को भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ सुपर 4 स्टेज का मुकाबला खेलेगी। लेकिन हाँ, 2-3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, होलसेल चेंजेस नहीं करते हैं वो टीम में। लेकिन हाँ, ओमान के लिए भी ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये पहला मुकाबला होगा जब वो भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे, और बड़ा मौका है उनके लिए, और एक हिस्टोरिक मोमेंट है ओमान के लिए भी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, दुबई। तो क्रिकेट लवर्स के लिए आज इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि आज पहली बार ओमान की टीम भिड़ने वाली है भारत से। और अब देखते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरह है आपके शहर में।
और नया सवेरा में वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में उमा सांझी महोत्सव की खूबसूरत झलकियों के साथ, जिसमें महिलाओं के समूह ने प्रस्तुत किए भक्ति गीत और नृत्य। ये महोत्सव 21 सितंबर तक चलने वाला है और आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।